हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल नॉलेज फोरम। और वी आर गोइंग टू टेक द नॉलेज अबाउट द ट्रेनिंग ऑन आईएसओ 13485। और आज इस ट्रेनिंग का तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में हम लोग जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो मेन जो क्लॉज है आईएसओ 13485 में वो 4 से लेके 8 तक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लॉज 4 के बारे में बता दिया था और आज हम लोग बात करेंगे क्लॉज 5 के बारे में। तो क्लॉज 5 में हम लोग देखेंगे क्लॉज 5 में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो कंपनी के जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं उनको लेते हैं। तो मैनेजमेंट में आते हैं जैसे कि चेयरमैन हो गया कंपनी का, या डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट ही उसको अपॉइंट करती है, जो मैनेजमेंट के बिहाफ पे काम देखती है, उसको हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो क्लॉज 5 में द फर्स्ट सब क्लॉज इज 5.1, दैट इज मैनेजमेंट कमिटमेंट। सो मैनेजमेंट कमिटमेंट में टू मीट द कस्टमर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट का कमिटमेंट ये होता है कि जो कस्टमर और रेगुलेटरी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करना। द नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट क्वालिटी पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी की जो क्वालिटी पॉलिसी है उसको डॉक्यूमेंट करना, यानी किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। द नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंटल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे प्रोडक्शन हो गया, क्यूसी, क्यूए, स्टोर, परचेज, तो या डिस्पैच, तो इस सारे डिपार्टमेंट का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि उस डिपार्टमेंट का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होगा और उसको डॉक्यूमेंट करना और उसको अचीव करने के लिए ट्राई करना। और द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, और जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड होता है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू को मेजर, ऐसा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए ताकि उसके वैल्यू को मेजर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिंग एमआरएम, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के अंदर एमआरएम कंडक्ट करती है। एमआरएम मीन्स मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, यानी हर 6 महीने पे मैनेजमेंट एमआरएम कंडक्ट करती है ताकि इसे पता चलता है कि कंपनी की स्टेट में जो कुछ एक्टिविटी है उसका क्या पोजीशन है, वो सही डायरेक्शन में चल रही है या गलत डायरेक्शन में चल रही है। एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट का ये भी काम है कि कंपनी के अंदर रिसोर्सेज पूरे हैं कि नहीं हैं उसके बारे में भी इंश्योर करना होता है। जैसे कि लाइक मैन पावर, यानी कि काम करने के लिए मैन पावर पूरे हैं या कहीं कम तो नहीं है, काम करने के लिए मटेरियल है कि नहीं है, या मशीन है कि नहीं है, यदि मशीन कम है तो उसको अवेल करवाना, ये सब मैनेजमेंट का काम है। देन नेक्स्ट सब क्लॉज है 5.2, दैट इज़ कस्टमर फोकस, यानी मैनेजमेंट का काम है कि वो कस्टमर पर भी फोकस करे, क्योंकि आजकल कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन द डॉक्यूमेंट फॉर कस्टमर ऑब्लिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि कस्टमर और या रेगुलेटरी की जो हमें लाइसेंस देता है कंपनी चलाने के लिए, तो कस्टमर या रेगुलेटरी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको डॉक्यूमेंट करना। प्रोसीजर या एसओपी टू डिस्पैच द मटेरियल, जैसे कस्टमर से जो हमें ऑर्डर मिलता है तो उसको डिस्पैच करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा या क्या एसओपी होगा, उसका एक एसओपी बनाना होता है। मेंटेन द प्रोडक्ट इन्वेंट्री लेवल, उस तरह से प्रोडक्ट का एक इन्वेंट्री लेवल भी मेंटेन करना होता है। जैसे कभी अचानक कोई कस्टमर से ऑर्डर आ गया तो उसको उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना मिनिमम इन्वेंट्री हमेशा स्टॉक में होनी चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट की जा सके। देन मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर कस्टमर ऑर्डर, उस तरह से जो कस्टमर ऑर्डर देता है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। उसके इन्वॉइसेज यदि कुछ उस ऑर्डर के अगेंस्ट में है तो इन्वॉइस है। गेट पास, यानी कि जो मटेरियल निकलता है तो उसका एक गेट पास बनता है, उसको भी मेंटेन करना होता है फाइल के अंदर। एंड डॉक्यूमेंट फॉर डिस्पैच, या कोई डिस्पैच के लिए और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी फाइल के अंदर
मेंटेन करना होता है। देन क्वालिटी एग्रीमेंट विद ट्रांसपोर्टर, जैसे कोई मटेरियल कोई ट्रांसपोर्टर ले जाता है तो उस ट्रांसपोर्टर के साथ भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड डेट ऑफ डिलीवरी डॉक्यूमेंट, और यदि कोई मटेरियल किसी कस्टमर को हम भेजते हैं तो वो मटेरियल कस्टमर को कब मिला, कौन से टाइम को मिला, उसका भी एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको भी हमें फाइल में मेंटेन करनी होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एसओपी फॉर पोस्ट मार्केट सर्विलेंस। पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, जब हम कंपनी जब मटेरियल को मार्केट में बेच देती है तो इसके बाद बेचने के बाद पोस्ट मार्केट सर्विलेंस किया जाता है, यानी कि हम कस्टमर से या डिस्ट्रीब्यूटर से अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस किस तरह का है, यानी कि उसके पोस्ट मार्केट के बाद फीडबैक लेना होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केट सर्विलेंस। तो उसके लिए एक एसओपी बनानी होती है, एसओपी फॉर पोस्ट मार्केट सर्विलेंस। देन रिकॉर्ड एंड एनालिसिस ऑफ पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, यदि पोस्ट मार्केट सर्विलेंस करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड जनरेट होता है, और रिकॉर्ड जनरेट होने के बाद उस रिकॉर्ड का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। यदि किसी कस्टमर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है तो उसको कलेक्ट करना होता है, और उसको यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने सर्विस में या प्रोडक्ट क्वालिटी में तो फिर उस पर वर्क करना होता है। तो इसलिए पोस्ट मार्केट सर्विलेंस का रिकॉर्ड जनरेट करना होता है, रिकॉर्ड लेना होता है, और उस रिकॉर्ड का एनालिसिस भी करना होता है। एनालिसिस जब करेंगे तभी पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में या सर्विस में कहाँ इशू है, उस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे। देन एसओपी फॉर कंप्लेंट हैंडलिंग, जब हम मार्केट में मटेरियल बेचते हैं तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट आ जाए या सर्विस में कोई कंप्लेंट आए, तो एक इस तरह का एसओपी होना चाहिए कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए कि इस तरह कोई कंप्लेंट आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, यानी एसओपी फॉर कंप्लेंट हैंडलिंग। एंड देन रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग, आज जब हम कंप्लेंट हैंडल करेंगे तो कोई कंप्लेंट आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या हमने कैसे कम्युनिकेशन किया या प्रोडक्ट को टेस्ट किया, तो सारे रिकॉर्ड उस कंप्लेंट हैंडलिंग में कंपाइल करके रखते हैं। देन नेक्स्ट सब क्लॉज है 5.3। 5.3 इज क्वालिटी पॉलिसी। डॉक्यूमेंट द क्वालिटी पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कि क्वालिटी पॉलिसी होती है जिसको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है कि हाँ इस कंपनी की या पर्टिकुलर कंपनी की ये क्वालिटी पॉलिसी है। देन कम्युनिकेट, बेसिकली ये क्वालिटी पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनुअल, उसी के अंदर क्वालिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट करके रखी जाती है या लिख के रखी जाती है। कम्युनिकेट या डिस्प्ले क्वालिटी पॉलिसी विथ ऑल डिपार्टमेंट्स, और ये क्वालिटी पॉलिसी या जो है वो हर डिपार्टमेंट में उसका कंट्रोल कॉपी डिस्प्ले होना चाहिए, दिखना चाहिए, मैंने उस पर डिस्प्ले करके रखा था हर डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनको उस क्वालिटी की पॉलिसी के बारे में अवेयर भी करा के रखना पड़ता है, हम अवेयर भी कराना पड़ता है। देन नेक्स्ट रिव्यू द क्वालिटी पॉलिसी फॉर कंटिन्यूइंग सुटेबिलिटी, और बीच बीच में उस क्वालिटी पॉलिसी को रिव्यू भी किया जाता है ताकि उसकी जो सूटेबिलिटी है वो प्रॉपर हो। जैसे मान लें कि आज जो भी क्वालिटी पॉलिसी है उसको 2 साल के बाद रिव्यू करके देखना होता है कि इस क्वालिटी पॉलिसी में कोई चेंज करना है या नहीं करना। यदि चेंज करना है तो उसको रिव्यू करके उसको फिर चेंज भी किया सकता है। देन नेक्स्ट सब क्लॉज इज 5.4 दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग में द फर्स्ट इज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। डॉक्यूमेंट द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स टू ऑल डिपार्टमेंट्स टू मीट अप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। तो जैसे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हर डिपार्टमेंट का क्वालिटी पॉलिसी डिसाइड किया जाता है, डिसाइड के बाद उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, और उस क्वालिटी पॉलिसी को अचीव करने के लिए भी प्लानिंग किया जाता है। और क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव शैल बी मेजरेबल एंड कंसिस्टेंट, और जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड होता है वो मेजरेबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग। Then next point is, your next sub clause is 5.5 that is responsibility, authority and communication. तो 5.5.1 में responsibility and authority, document the RA of all employees and communicate to all, यानी कंपनी के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयज होती हैं वो सबका RA डॉक्यूमेंट करके किया जाता है। यानी किसको RA मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, यानी किस एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी क्या अथॉरिटी है, उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा जाता है। और इस तरह से सारे एम्प्लॉय का RA एलोकेट किया जाता है, और उस
एम्प्लॉय के बारे में भी उस एम्प्लॉय को उस आर्य के बारे में बताया भी जाता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये अथॉरिटी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट द इंटर रिलेशन ऑफ ऑल टॉप पर्सनल। जितने भी टॉप पर्सनल है, कर्मचारी हैं उस कंपनी के, उनकी आपस में क्या इंटर रिलेशन है उसका भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, और वो उस तरह का डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मिल सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में दिखाया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस पोजीशन पे है और किसको रिपोर्ट करता है, तो इस तरह के उस चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वहाँ से ये डॉक्यूमेंट द इंटर रिलेशन ऑफ ऑल टॉप पर्सन वहाँ से ही मिल सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है 5.5.2 दैट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपना काम एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करवाता है, या क्यूएमएस के अंदर एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का भी पोस्ट होता है, या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी एक रखना पड़ता है उसमें। और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट उसको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर दे के अपॉइंट करती है। डॉक्यूमेंट द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ एमआर दैट इज अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ एमआर, यानी कि एमआर यदि सिर्फ कहने से नहीं, उसको प्रॉपर एक लेटर हेड पैड पे, कंपनी लेटर हेड पैड पे उसको अपॉइंटमेंट लेटर एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है। देन डॉक्यूमेंट द आरए ऑफ एमआर, तो एमआर को अपॉइंटमेंट करने के बाद उस एमआर का आरए यानी उस एमआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसको भी साथ में डॉक्यूमेंट करना होता है। देन 5.5.3 दिस इज 3 इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स एंश्योर द इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिससे थ्रू इंटरकॉम या इंटर ऑफिस मेमो, इंटीमेशन फॉर टेस्टिंग, नोटिस बोर्ड etc। जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो थ्रू इंटरकॉम के द्वारा भी हम इंटरनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या इंटर ऑफिस मेमो के थ्रू भी इंटरनल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इंटीमेशन फॉर टेस्टिंग, जैसे कि जब कोई मटेरियल बाहर से आता है तो उसको किसी में इंटीमेशन के थ्रू इंटीमेट करते हैं टेस्टिंग करने के लिए, वो भी एक दैट इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देन नोटिस बोर्ड, बहुत सारे कम्युनिकेशन नोटिस बोर्ड के थ्रू भी किया जाता है। यदि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है तो नोटिस बोर्ड पे उसको पेस्ट कर देते हैं, वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाती है। देन नेक्स्ट सब क्लॉज इज 5.6 दैट इज मैनेजमेंट रिव्यू। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट इज एसओपी फॉर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग विथ रिव्यू इनपुट, रिव्यू आउटपुट एंड फ्रीक्वेंसी। एक मैनेजमेंट रिव्यू के लिए, जिसको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग बोलते हैं, एमआरएम बोलते हैं, उसके लिए एक एसओपी बनाना होता है, जिसमें कि उस एसओपी के अंदर रिव्यू का इनपुट क्या होगा, यानी उसमें किस पॉइंट पे रिव्यू होगा, रिव्यू का आउटपुट क्या होगा, यानी कि जब रिव्यू होगा तो उसका इनपुट के अगेंस्ट में आउटपुट क्या होगा, एंड फ्रीक्वेंसी, और उस रिव्यू की यानी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी कि कितने दिनों में मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होगी। तो नॉर्मली मैनेजमेंट रिव्यू हर 6 मंथ पे यानी एवरी 6 मंथ पे होता है। देन नेक्स्ट इज इंटीमेशन लेटर फॉर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग टू ऑल कंसर्न, यानी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको ये बताना होता है थ्रू इंटीमेशन लेटर कि इस पर्टिकुलर डेट को और इस पर्टिकुलर टाइम को और इस वेन्यू पे मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होनी है, और सो दैट कि वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो टाइम से मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में प्रेजेंट हो सके। देन नेक्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग विथ रिव्यू इनपुट एंड रिव्यू आउटपुट, और जो भी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में जो डिस्कशन होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है, यानी उसका रिकॉर्ड रखना होता है, और उस रिकॉर्ड को फाइल के अंदर सेव करके रखना होता है, सो दैट कि ऑडिट में मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की का भी ऑडिट होता है कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में ऑडिट कब हुआ था, इंटीमेशन कब गया था, कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे, उसमें रिव्यू इनपुट क्या था, रिव्यू आउटपुट क्या था, ओवरऑल कंक्लूजन क्या था, तो उस रिकॉर्ड को भी संभाल के रखना होता है। तो आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने क्लॉज नंबर 5 पे बात की, दैट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके अगला क्लॉज लेंगे।
ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।